नमस्कार मेरी YouTube फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। रुक्मणी देवी बालकनी में बैठी थी। शाम का धुंधलका छाने लगा तो सीताराम ने आकर पूछा, बत्ती जला दो मेम साहब? नहीं, रहने दो, कुछ अनमने मन से कहा उन्होंने। अंधेरे में ही बैठे रहना अच्छा लग रहा था। 2 दिन बाद होली थी। नीचे सड़क पर बच्चों का होली वाला शोरगुल सुनाई दे रहा था। किसी किसी पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकने का शोर भी आ रहा था। कभी कभी किसी बुजुर्ग के बच्चों को डांटने की भी आवाज आ जाती थी। पतिदेव की यादों से आंखों को गीला होने से बचाने के लिए वो किताबों, पत्र पत्रिकाओं में ही व्यस्त रहने लगी थी। खासकर फेसबुक पर तो वो अक्सर किस्से, कहानियां आदि पढ़ा करती थी। आजकल रोज ही फेसबुक के किसी न किसी ग्रुप में अपने मनमीत संग पहली होली, आपके यादगार होली, वो सबसे खास होली और इसी तरह के कितने ही विषय दिए जा रहे थे सबको। कईयों ने अपनी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं भेजी भी थी। थोड़ी देर बाद मूंदी पलकों की छाए तले वो भी पहुंच गई थी अपने पहली होली वाले दिन अपने ससुराल लखनऊ शहर में। शादी के करीब महीने भर बाद ही होली का त्योहार पड़ा था। घर में सबसे बड़ी यानी पहली भाभी थी वो। 2 सासू माओ, 2 ससुर जी, 3 देवर, 3 नंदों और 2 नंदोई को चहकता सब परिवार था। साथ में कुछ चवन्नियां अठन्नियां भी थी। अरे भोले भंडारी अपने पतिदेव को बताना कैसे भूल गई थी वो। घर के सबसे छोटे बेटे सुहास जी यानी रुक्मणी देवी के पतिदेव की पोस्टिंग दिल्ली में थी। छोटे देवर की भी वही थी। होली के बाद ही रुक्मणी जी का पतिदेव संग दिल्ली जाना तय हुआ था। होली खेलने के नाम से घबराने वाली थी वो, जबकि घर में होली के लिए सुहास जी, सारे देवर, चाचा जी, चाची जी, 3 नंदे, दोनों नंदोई सब इकट्ठा हो चुके थे। ऊपर से शांत थी वह, पर दिल ही दिल में घबरा रही थी। तभी पता चला कि शादी के बाद लड़की की पहली होली मायके में होती है। बस जान में जान आ गई थी ये सुनकर। चलो इस साल तो बच्चे, अगला साल देखा जाएगा। दोपहर से बराबर यही बात सुनने में आ रही थी कि उन्हें उनके मैके छोड़ने जाना है, पर आखिर जाएंगे कब? वो संकोच से किसी से ये बात पूछ ही नहीं पा रही थी। दिन भर सबके साथ गुजिया, समोसे, दाल मोठ बनवाने में मदद करने में लगी रही थी वो। बहुत याद आ रहा था मैके कौन की। पतिदेव से तो अभी जान पहचान ना के ही बराबर थी, इसलिए उनसे भी पूछना संभव ना था। ससुराल और मैका दोनों एक ही शहर में थे। करते करते आखिरकार देर रात को खाना वगैरह खिलाकर होली जलने के ठीक पहले उन्हें मैके छोड़ आया गया। ताकीद कर दी गई थी कि इधर कहीं भी होली जलती दिखे तो मत देखना, आंखें बंद कर लेना, जो उन्हें पूरी भी की थी। मायका भी भरा पूरा था उनका, एक नामी और बड़े से संयुक्त परिवार की सबसे छोटी, सबकी लाडली बेटी थी वो। होली वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद से ही घर की बड़ी सी छत पर भाइयों, भाभियों, जीजी, जीजा जी संग खूब मजे हो रहे थे। वो गपागप गुजिया खाने में मगन थी। तभी एक अजूबी घटना घट गई। अचानक ही दनादन कर खूब शोर मचाते हुए गुलाबी, नीले, हरे, काले शरीरों वाले और चमचमाते हुए रूपहले चेहरों पर मिचमिची आंखें लिए साक्षात प्रेतमात्माओं की तरह सारे देवर, नंदोई और पतिदेव उनकी आंखों के समक्ष खड़े थे। बिल्कुल अफरा तफरी सी मची हुई थी। नए ससुराल वाले बिना किसी पूर्व सूचना के जो पहुंच गए थे, वो भी सीधे ऊपर छत पर। होली तो खैर उसके बाद जोरदार होनी ही थी। वो तो डर के मारे चुपचाप एक जगह पर ही सिर झुकाकर बैठी हुई थी। उनके ऊपर किसी ने कितने बाल्टी पानी डाला पता भी नहीं। मम्मी, ताई जी, बुआ सब रसोई में जुट गए और भैया, भाभी, जिज्जी, रामजग सब लोग खाना नाश्ता छत पर पहुंचाने लगे। सबकी खातिरदारी में व्यस्त थे। रुक्मणी जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सबके रंग पुते भूतों जैसे चेहरे देखकर हंसी छूट रही थी। वो बिल्कुल दूर एक कोने में जाकर धूप में खड़ी होकर के कपड़े सुखाने लगी थी। छत के बीच के हिस्से में सारे लोग चाय नाश्ते में मगन थे। तभी पतिदेव ने धीरे से उनके पास आकर बोला, उनके माथे पर गुलाल लगाया और उन्हें गुलाल भरे हाथों से जरा से उनके गालों पर छू भर दिया। मुस्कुराकर हैप्पी होली कहा तो उनके तक वो सब कुछ समझ पाती
वो वापस जाकर अपनी टोली में मिल गए थे। वह दुविधा में रह गई थी, पर बस सबसे पहले फागुन के उस प्रथम एक स्पर्श से ही उन दोनों के सपनों का आसमान सतरंगी हो उठा था। भूतों की उस टोली ने उन्हें नहाने भी नहीं जाने दिया था। खा पीकर मौज मस्ती करके उन्हें हाईजैक कर लिया गया था। बस मम्मी ने जल्दी से गीले कपड़े बदलवाकर साफ साड़ी पहनवा दी थी। बाकी उसी हालत में ही उनके चारों तरफ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी उन्हें वापस ससुराल में ले आया गया था। वहां पहुंचकर अब ससुराल के लॉन में फिर से होली खेली गई। बड़ी नंद तो इस बीच नहा कर भी आ चुकी थी। उन्हें फिर से रंगीन पानी की बाल्टियों से नहलाया गया। बच्चों का राउंड खत्म होते ना होते बड़े लोग भी ज्वाइन कर चुके थे। पापा जी, चाचे जी, अम्मा जी, चाची जी सब बाहर आ चुके थे। अब सब बड़ों की होली शुरू हो गई थी। अम्मा जी और चाची जी सबसे छुपकर छत पर पहुंच गई और छत का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर ऊपर से ही होली में बने हुए रंग भरे पानी को, जो अब तक धूप में गुनगुना हो चुका था, बाल्टियों से उड़ेल उड़ेल कर सबको खूब भिगोया था। गुनगुने पानी के इन हल्के से रंगों की इस शालीन दूर से खेली जाने वाली होली में सबके स्नेह और प्यार ने उनके अंतर्मन तक को अपने पक्के रंगों से पूरी तरह से सरोवर कर दिया था। कुछ पसंदीदा स्मृतियां ठुमकते ठुमकाते और बाद में के वर्षों की होली में सेंध लग गई और होली के पहले से ही सुनाई देने वाले पतिदेव की आवाज ऐसा लगा जैसे अभी अभी एक बार उन्होंने कानों में गूंज गई। रुक्मणी, रुक्मणी, कहाँ हो? मेरे होली के कपड़े निकाल दो। पतिदेव उन्हें ढूंढते हुए शोर मचाते थे। क्या करेंगे आप होली के कपड़ों का? रंग तो खेलते नहीं है बिल्कुल। अरे पता थोड़ी ही चलता है कब कोई जबरदस्ती रंग ही डाल दे, वो समझाने वाले अंदाज में कहते थे। उफ, सुनिए, अब कहाँ ढूंढूंगी मैं इस समय? इतने सारे पुराने कपड़े तो हैं आपके पास, कोई भी पहन लीजिए ना। उन्हीं में से वो रसोई से जवाब देती। नहीं नहीं, तुम वो निकलवा दो ना। वो बच्चों से जिद करते थे। हार कर भी कभी मैदा सने हाथ रोककर, कभी गुजिया तलते हुए कलछी रोककर रुक्मणी जी को उनके पुराने होली के कपड़े निकालने ही पड़ते थे। पतिदेव भी भारी भरकम बेड का मोटा गद्दा हटाकर उनकी मदद करते। फिर दोनों मिलकर बेड के अंदर रखे सूटकेस से जतन से सहेजे कपड़े निकालते। हर वर्ष बस इसी दिन यही ये कपड़े पहने जाते, बिना गंदे हुए फिर से धोए जाते और फिर सहेजकर पैक कर दिए जाते थे अगली होली पर पहनने के लिए। वही कपड़े पहने जाते थे। पूरे शरीर पर खूब तेल मला जाता था। फिर राजा बेटा की तरह कंघी कर तैयार होकर बैठ जाते और अखबार पढ़ते। होली का त्योहार मनाने का अर्थ उनके लिए होता था घर के बने गुजिया, समोसे, दालमोट, सेव आदि खाना और सबको शौक से खिलाना। पर रंग खेलने से वो बहुत बचते थे। सब उनको बाहर बुलाते थे, पर उस समय वो अंदर अपने अम्मा जी के पास जाकर बैठ जाते थे। भोलेनाथ जैसे पतिदेव की ये सब बातें याद करके बंद आंखों के अंदर भी वो मुस्कुरा पड़ी थी। तभी किसी बारीक सी चीज ने उन्हें छुआ तो वो अपने स्मृति नगर से वापस यथार्थ में आ चुकी थी। चौंक कर देखा तो उनके ऊपर हल्के गुलाबी रंग के पानी की एक पतली सी बौछार आकर के गिरी थी। सामने उनका 4 वर्ष का पोता विभोर अपनी बड़ी सी नारंगी हरी पिचकारी पीठ पर लादे हंसता हुआ खड़ा था। दादी को भिगोने की अपनी सफलता पर उसकी खुशी उसके चेहरे और आंखों से झलकी पड़ रही थी। उसके टूटे दांत वाली खुशी से खिले हुए चेहरे को देखकर उस पर प्यार आ गया उन्हें। चलिए ना दादी, मैंने कितनी मेहनत से रंग बनाया है। विभोर ने उनका हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया था। चलो भाई, अब तुम नए पीढ़ी की उत्तराधिकारियों के संग तो दादी की होली खेलनी ही पड़ेगी। कहते हुए रुक्मणी देवी विभोर का हाथ थामे अंदर वाले आंगन की ओर चल दी अपने पोते के संग होली खेलने। दोस्तों, आपको ये होली की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।